गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वृक्कों द्वारा परासरण नियंत्रण। परासरण नियंत्रण क्या है कि वृक्क यूरिन निर्माण के अलावा और क्या कार्य करते हैं। जो खनिज लवण होते हैं या आयन होते हैं उनका भी शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। खनिज लवणों और जल का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया ही परासरण नियंत्रण कहलाती है। यानी जब हम जल ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो मूत्र के रूप में ये जो जल होता है ये ज़्यादा बाहर निकलता है, यानी मूत्र त्याग बार बार करना पड़ता है। और जब हमारे शरीर में जल की बहुत कम मात्रा होती है तो जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो सांद्र मूत्र निकलता है या गाढ़ा मूत्र निकलता है, या आप कह सकते हैं कि उस मूत्र में जल की मात्रा कम होती है। जब मूत्र में जल की मात्रा कम होती है तो उसे सांद्रण कहते हैं, सांद्र मूत्र कहते हैं। और सांद्र मूत्र में येलो कलर का मूत्र होता है, यानी पीले कलर का मूत्र होता है। और जब मूत्र में जल की मात्रा अधिक होती है तो उसे कहा जाता है तनमूत्र, या उसमें जल की मात्रा कम होती है और वो सफ़ेद कलर का या सफ़ेद रंग का होता है। तो ये कम एवं ज़्यादा कब होती है? जब हमारे शरीर में जल ज़्यादा होता है। जैसे हम 4 या 5 गिलास पानी पी लेते हैं तो आधे 1 घंटे बाद हमें बार बार टॉयलेट या पेशाब करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये मूत्र तन हो रहा है, यानी जल की ज़्यादा मात्रा आपके शरीर को आवश्यकता है बाहर निकालने की। इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि जो परासरणीयता होती है, परासरणीयता क्या है? शरीर के रुधिर की जो परासरणीयता होती है वो लगभग 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर होती है। परासरणीयता का मतलब हुआ कि उस जल में या उस रुधिर में कितने विलेय पदार्थ उपस्थित हैं, कितने सोडियम, पोटेशियम इत्यादि आयन उपस्थित हैं, इस पर ये निर्भर करता है। और इसके पहले हम कल बताए थे पुनरावशोषण की प्रक्रिया में कि समीपस्थ कुंडलित नलिका से लाभदायक पदार्थों का अवशोषण होता है। जैसे जैसे हेनले लूप की अवरोही भुजा में चलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब में जाते हैं, जल ज़्यादा मात्रा में ये अवशोषित हो जाता है। और यहाँ का जो फिल्ट्रेट होता है ये हाइपरटॉनिक हो जाता है, यानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। भाई जब किसी विलयन से जल बाहर निकल जाएगा तो ये जल क्या होगा? ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट ऊपर बढ़ता जाता है तो NaCl यहाँ पर अवशोषित होता जाता है, बाहर निकलता जाता है। ये बाहर कहाँ है? ये अंतराली फ्लूइड है, या ऊतक द्रव्य आप इसको कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। ये ऊतक द्रव्य में ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम, Na+ आयन, Cl- आयन, ये सब बाहर निकलते जाते हैं। तो जब किसी विलयन से चीनी टाइप में या सोडियम या क्लोराइड आयन बाहर निकाल लिया जाता है तो वो जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपोटॉनिक हो जाता है, यानी ये जो फिल्ट्रेट होगा ये क्या हो जाएगा? हाइपोटॉनिक हो जाएगा। ये हम कल बता चुके हैं। फिर जैसे जैसे नीचे संग्रह नलिका में आता है ज़्यादा से ज़्यादा जल की मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, और जो बची हुई मात्रा होती है वो यूरिन कहलाती है। ये हमने कल बताया था। आज हम वृक्कों द्वारा परासरण नियंत्रण के मूत्र के तनुकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कैसे डाइल्यूशन होता है। तो 2 हार्मोन्स की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 1 हार्मोन्स का नाम है एल्डोस्टेरोन, और दूसरा जो हार्मोन्स है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH बोलते हैं। A से एंटी, D से डाईयूरेटिक और H से हार्मोन, यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स किडनी के एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। सबसे पहले क्या होगा? एल्डोस्टेरोन जब शरीर में जल की अधिक मात्रा होगी, ध्यान से सुनिए, जब शरीर में जल की अधिक मात्रा हो जाती है तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण बढ़ जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स का स्रावण कम हो जाता है।
पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन्स का स्रावण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, परंतु एल्डोस्टेरोन का स्रावण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एल्डोस्टेरोन का स्रावण बढ़ने से, ध्यान दीजिए, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की दीवार सोडियम तथा पोटेशियम एवं क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम तथा क्लोराइड आयनों के लिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका की दीवार इन आयनों के लिए अधिक पारगम्य हो जाती हैं। अधिक पारगम्य होने का मतलब हुआ कि पहले तो ये पारगम्य थी ही, और ज़्यादा पारगम्य हो जाती हैं, और जिससे सोडियम तथा पोटेशियम एवं क्लोराइड आयन ये संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका से तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर का मतलब ऊतक द्रव्य में आने लगते हैं। तो जो फिल्ट्रेट में अब की बार तरल बचेगा वो क्या हो जाएगा, जल ज़्यादा मात्रा में होगा। एक चीज़ और, अभी इसके पहले हमने बताया जल के लिए इन भागों की दीवार पारगम्य होती है, लेकिन जब भी एल्डोस्टेरोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो दूरस्थ कुंडलित नलिका की दीवार जल के लिए अपारगम्य हो जाती है, और जब जल अवशोषित नहीं होगा तो यूरिन में यानी मूत्र में जल अधिक मात्रा में निकलने लगता है। यही इतनी प्रक्रिया है मूत्र के तनुकरण की प्रक्रिया। कितनी चीज़ें हो रही हैं, आप इतने लिखोगे कि जो परासरणीयता होती है यानी मूत्र के तनुकरण की प्रक्रिया में जो परासरणीयता होती है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका की पारगम्यता के कारण होती है। प्रारंभ में दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका की जो दीवार होती है या कलेक्टिंग डक्ट की जो दीवार होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है, और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम आयनों के लिए पारगम्य होती है। मैकेनिज्म क्या होगी, जब भी शरीर में जल की ज़्यादा मात्रा होगी, 10 गिलास 8 गिलास पानी पी लीजिए तो तुरंत ही एल्डोस्टेरोन का स्रावण बढ़ जाता है, ADH का स्रावण कम हो जाता है। एल्डोस्टेरोन का स्रावण बढ़ने से 3 चीज़ें होती हैं। पहला, दूरस्थ कुंडलित नलिका की दीवार सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयनों के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है। दूसरा, कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका की दीवार सोडियम एवं पोटेशियम एवं क्लोराइड आयनों के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है। तीसरा, कलेक्टिंग डक्ट की दीवार जल के लिए बिल्कुल अपारगम्य हो जाती है। तो ध्यान दो, तीनों प्रक्रिया में क्या हो रहा है, सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं, क्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विलेय पदार्थ निकल रहे हैं। तो जब किसी विलयन में से, जैसे चीनी है, चीनी बाहर निकाल लो तो विलयन पानी की तरह हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। वैसे ही सोडियम एवं क्लोराइड आयन जब आप बाहर निकाल लोगे और जल बिल्कुल नहीं बाहर निकल रहा है तो ये जो यूरिन प्राप्त होगा, ये जो मूत्र प्राप्त होगा वो तनु यूरिन होगा, उसमें जल की ज़्यादा मात्रा होगी, सोडियम और पोटेशियम आयनों की बहुत ही कम मात्रा होगी, और ऐसा यूरिन जो प्राप्त होगा वो डाइल्यूट यूरिन होगा, वो तनु यूरिन होगा, और यही प्रक्रिया मूत्र के तनुकरण की प्रक्रिया कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, ADH के नियंत्रण में गड़बड़ी हो जाने से, जैसे ADH का नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण गड़बड़ हो गया, या आप कह सकते हो शरीर में जल की ज़्यादा मात्रा हो जाने से, या आप कह सकते हो जैसे चाय अधिक पीने से, तंबाकू अधिक पीने से, सिगरेट वाले निकोटिन अधिक लेने से क्या हो जाता है, एल्डोस्टेरोन का स्रावण बढ़ जाता है। मतलब जल की कभी कभी अधिक मात्रा होने से, या ADH के नियंत्रण में गड़बड़ी होने से, या चाय इत्यादि अधिक पीने से, काफ़ी अधिक पीने से, निकोटिन तंबाकू अधिक खाने से एल्डोस्टेरोन का स्रावण बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे यूरिन, डाइल्यूट यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, या हिंदी में आप कह सकते हैं बहुमूत्रता रोग। और
इसमें बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है। यह है डायबिटीज इंसिपिडस रोग, कई बार पूछा गया है। कल हम बताएंगे मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया, कैसे जो है गाढ़ा हो जाता है मूत्र। थैंक यू।